बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में IAS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रेलिवेंट हम लोगों ने उसके फॉर्मेट्स को डिस्कस किया था और अपनी स्टडी टेक्स्ट में से हम लोगों ने ये कुछ की डेफिनेशंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इससे रेलिवेंट हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया कि इसमें कौन कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। उसके बाद कैश फ्लोज की बात करनी थी। तो कैश फ्लोज में हमें कहा गया आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इन्फ्लुएंस, ये हमारे पास कैश फ्लोज कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात देखें, कहता है कि कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट्स बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट। पर आप लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के दरमियान अगर किसी किस्म की कोई मूवमेंट्स वगैरह है तो आपने उनको अकाउंट फॉर नहीं करना अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। हाँ, अगर आप इससे किसी किस्म का कोई फिक्स एसेट परचेज कर लेते हैं, अगर आप कोई डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट करते हैं और कैश का इनफ्लो हो जाता है, ये चीजें अकाउंट फॉर होंगी। लेकिन हर वो चीज जो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन रही है उसके दरमियान मूवमेंट्स को आप लोगों ने अकाउंट फॉर नहीं करना। वो जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिख किए जाते हैं। अब जैसे कि आपसे कहता है कि डिपॉजिट्स ऑफ कैश ऑन हैंड इनटू बैंक अकाउंट, तो बेसिकली तो ये मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिक अगर आप लोग देखें क्या मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ किस चीज का फर्क आया कि एक हेड से निकला और दूसरे हेड में इन हो गए, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अगर किसी किस्म की कोई मूवमेंट्स है तो आपने वो अकाउंट फॉर नहीं करनी। अब जैसा कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो कैश का बैलेंस कम होगा या बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन खुद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो बताइए हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा? तो हमें अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपसे कहा गया कि एग्जांपल नंबर 2 में whether the following transaction shall be reported as cash flows। अब पहली क्या चीज है, कहता है कैश इन हैंड डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। तो बेटा ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश फ्लो में रिपोर्टेड नहीं होगा। फिर कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक टू बी हेल्ड एज अ कैश इन हैंड, ये भी कैश फ्लोज के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट सेल और परचेज ऑफ प्राइस बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड्स हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बना करते हैं, तो इनकी सेल परचेज भी आप लोगों ने अकाउंट फॉर नहीं करनी। फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स विद 60 डेज मैच्योरिटी। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमारे कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बन गई है, तो आपने इसको भी कैश फ्लोज के तौर पर नहीं लेकर आना। लेकिन अगर ये होती इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स विद 160 डेज मैच्योरिटी, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, अब रिकॉर्ड होगी। अब ये इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म है, कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है, तो आप लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो आंसर में देखें, कहते हैं नन ऑफ द ट्रांजैक्शन शैल बी रिपोर्टेड बिकॉज़ कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट्स बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट। आई होप कि एग्जांपल नंबर 2 आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3। अच्छा बेटा, हम लोग करने को हर टीचर के पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल होता है। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डे ही कैश फ्लो का क्वेश्चन उठाते हैं और सारा कैश फ्लो सॉल्व करके दे देते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैश फ्लो एंड हो जाता है। लेकिन वहां पर हर एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हर क्वेश्चन में 100% पॉइंट डिस्कस नहीं किए जाते। मेरा ये मेथड कि हम लोग जब अपनी बुक को और स्टैंडर्ड को साथ लेके चलते हैं तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को देख रहे होते हैं। अब ये जो बात अभी आप लोगों ने पढ़ी थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रेलिवेंट, या आपको स्टैंडर्ड में और कहीं भी नहीं नजर आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर नहीं नजर आएगी। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पता नहीं हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे उसकी रीजन का पता चल गया है। इसी तरह हमारी कैश फ्लो के अंदर जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं और उन एक्टिविटीज के कौन कौन से सब हेड्स हैं, हम हर ट्रांजैक्शन के बारे में अलग अलग से डील करेंगे। जब यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से डील कर लेंगे तो हमारे लिए एक हैवी सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल बना हुआ होगा।
क्योंकि उस टाइम पर हमें तमाम हेड्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का पता होगा, राइट। अब देखें एग्जांपल नंबर 3 को देखें, कहते हैं कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज की बने, देखें कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है, इसी तरह कैश एट बैंक, कैश एट बैंक टर्म डिपॉजिट 3 मंथ्स, तो ये भी बनेगा। कैश एट बैंक टर्म डिपॉजिट 2 इयर्स, इसको शामिल हम लोग नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये आएंगी, इन्वेस्टमेंट प्राइस बॉन्ड, इसमें आ जाना है। ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं आते, प्रीपेड रेंट्स नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा लेकिन लेस हो जाएगा। तो आप लोग ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उसे बता सके। अब आपको पता चल गया है कि आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन होंगी उसकी बैलेंस शीट के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। अब आपको पता चल गया है कि इन तमाम चीजों का ताल्लुक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है, इनका ताल्लुक हमारे कैश फ्लोज के साथ नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें डिस्क्लोजर्स, IAS 7 से रेलेवेंट। कहते हैं एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड shall present a reconciliation of the amounts in its statement of cash flows with the equivalent items reported in the statement of financial position। कहते हैं कि आपने डिस्क्लोज करने हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के तमाम तर कंपोनेंट्स को। मतलब हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, हमने इस चीज के बारे में बताना होगा। हमारे पास अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमें वो बतानी होगी। फिर ये है कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूज में डिफरेंसेस होंगे, तो उनके रिकॉन्सिलिएशन के बारे में भी हम लोगों ने उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास एग्जांपल आ गई। ये बेस्ट वे होता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने का कि जो चीज आप पढ़ें फौरन उससे रेलेवेंट एग्जांपल सॉल्व करें, ताकि आपको पता हो कि एक हैवी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने एटलीस्ट उस हेड को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं प्रिपेयर द डिस्क्लोजर नोट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलोंग विद द रिकॉन्सिलिएशन with equivalent items presented in statement of financial position for KSL। अब ये चीज हो सकती थी किसी हैवी क्वेश्चन में आपको ना बताई जाती सेपरेटली, लेकिन अब आपको इस चीज का आइडिया है। आपने अपने आप को MCQs के लिए भी तैयार रखना है, आपने अपने आप को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रखना है, और सेक्शन 2 के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने खुद को तैयार रखना है। तो जो भी स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हो उसको आपके लिए 100% वो तैयार होना चाहिए कि भी कुछ भी पूछ ले आपसे, किसी भी एडजस्टमेंट के बारे में पूछ ले तो आपको पता है उसके बारे में। अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, कहते हैं फॉलोइंग data has been extracted from statement of financial position of Kaushik Software Limited। करंट एसेट्स हमारे पास है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और देखो स्टैटिक बना के क्या कह रहे हैं कि भाई ये कैश इक्विवेलेंट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन्स हम लोगों ने लिए हुए हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास मौजूद है। अब हमने उसे क्या बताना था, कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब आप लोग अगर देखें इसके सॉल्यूशन की तरफ तो आपको क्या कह रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तमाम के ओपनिंग आपने इनको देखना है। ओपनिंग बैलेंस की अगर बात करें तो 8 + 3 11 माइनस 9 2, तो हमारे पास ओपनिंग कैश इनफ्लोस कितने आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 के। इसी तरह से क्लोजिंग की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, 5 + 7 12 + 2 14, एंड ये 14 ही रहेंगे, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने ये क्लासिफिकेशन इस तरह से बतानी है, राइट। फिर यहां पर आ जाता है रिकॉन्सिलिएशन में बेसिकली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो आपके पास नेट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आते हैं, बेसिकली वो लिखे जाते हैं।
अब यहाँ पर हमें वो टोटल नेट इनफ्लोज का तो पता नहीं है, हम लोग उनको बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखा करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इस यहां पर हम लोग लिखा करेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनकी बैलेंसिंग वैल्यू ये रिकॉन्साइलिंग आइटम हो गया है। बेसिकली जब कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट बनाएंगे तो ये 12 ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमारे पास ओपनिंग 2 था, ड्यूरिंग द ईयर 12 का कैश इनफ्लो हुआ और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 14 है। ऑलराइट, ये इसकी रिकॉन्सिलिएशन है और नीचे इसकी क्लासिफिकेशन है कि आप अपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के तमाम हेड्स को आइडेंटिफाई करें। एनी क्वेश्चन? फिर कहते हैं एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज टुगेदर विद अ कमेंट्री by management the most of significant cash and cash equivalent balance held by the entity that are not available for use. For example, cash and cash equivalent balance is held at branch that operates in a country where exchange controls or other legal transactions are such that the balances are not available to general use by the entity in Pakistan. क्या आपका पैसा कहीं पे बाउंड हो गया है तो आप उसके बारे में भी उसे बताएं, और उसकी कुछ भी रीजन हो सकती है। जैसे उसने क्या किया कि आपका पैसा बाहर रखा हुआ है, बाहर से पैसा पाकिस्तान में नहीं ला सकते, इस वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, जबकि हमारा एसेट जरूर मौजूद है। कहते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ जाएं तो आप लोगों ने इन चीजों को भी जरूर डिस्क्लोज करना है, राइट। अब आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन के लिए बेटा फॉर्मेट्स में हमें पता चल गया था कि हम लोगों ने कैश फ्लोज यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनकी नेट अमाउंट फाइंड करेंगे, नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ जाएंगे, इनमें ऐड करेंगे कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंसेस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंसेस और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी। ये है इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। अब सिर्फ बात क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आएगा, तो उसके लिए आपको बताता है कि भाई ये वो एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेकर आने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली डे टू डे जो आप लोगों की बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिससे आप लोग प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होता है। तो कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू, मतलब जो आपके बिजनेस का मेन रेवेन्यू सोर्स है, प्रिंसिपल रेवेन्यू producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activity। कहते हैं कि भाई आपने अपने प्रिंसिपल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों का बेसिकली बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस से रेलेवेंट जो जो एक्टिविटीज हों उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएंगी। जैसा कि किसी किस्म का कोई एक्सपेंस करना, सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना है, यूटिलिटी बिल्स पे करना, ये सारी की सारी प्रॉफिट से रेलेवेंट तमाम तरह एक्टिविटीज आपने इधर लिखनी है। फिर उसने इन शॉर्ट आपको बता दिया कि भाई ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मैं आपके पास कोई भी एक्टिविटी आए, आपने डिसाइड करना है क्या फाइनेंसिंग है, आंसर और नो, तो पूछना है इन्वेस्टिंग है, आंसर और नो, तो ऑपरेटिंग है। ऑलराइट, अब उसने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दी कि फिर भी आपके पास एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन सकती हैं। तो उनमें भाई आप अपने कस्टमर से जितनी भी अमाउंट्स वगैरह रिसीव करते हैं, कैश रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, तो मैंने इसलिए कस्टमर का वर्ड बोल दिया, कस्टमर से जितना भी कैश फ्लो होगा वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसी तरह से अगर आप कैश रिसीव करते हैं रॉयल्टीज के तौर पर, फी, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, मतलब अपनी डेली रूटीन के अंदर किसी भी किस्म का कैश का इनफ्लो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बता देना, अपनी अदर इनकम आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आके लिख लेनी है। फिर कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं या एम्प्लॉयज ने हमसे कहा कि मेरे बिहाफ पर कहीं और पे कर दो। अपने बेसिकली आप लोगों ने एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने होते हैं कि एक्सपेंसेस आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने पे किए, कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्स unless they can be specifically identified with financing and
कहते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपने टैक्स का रिफंड है या टैक्स की पेमेंट्स हैं, आप फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाए, तब तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपसे इस किस्म की कोई बात ना की जाए तो आपने उसको हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाना है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाना है। अगर स्पेसिफिक कर दे क्वेश्चन में तो आप लोग उसके मुताबिक उसे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट आपसे कहता है सम ट्रांजैक्शंस सच एज सेल ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट। अब बेसिकली तो इससे पैसे आ रहे हैं, हमें कैश का इनफ्लो हो रहा है, लेकिन ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह मे गिव राइज टू गेन और लॉस। हाँ जी, अब आपने ना जब भी डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट करना है ना, आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो कि आपको इसके ऊपर गेन या लॉस कितना हुआ, दूसरा इसको सेल कितने में किया, इसकी सेल प्रोसीड्स कितनी थी। अब यहां पर क्या है कि जो आपके पास गेन या लॉस आता है ना, तो वो तो आप लोग अपनी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिख चुके हो। आपने अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस के तौर पर, गेन है तो अदर इनकम के तौर पर, लॉस है तो प्रॉफिट को कम कर चुके हो, गेन है तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर चुके हो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया हुआ आपने। दैट इज इंक्लूडेड इन रिकॉग्नाइज्ड profit or loss. The cash flows relating to such transactions are cash flows from investing activity. तो कहते हैं इससे रेलिवेंट आपके पास कोई कैश फ्लोज आते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ना कि ऑपरेटिंग। तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने रिवर्सल करना है। इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप लोगों ने गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना है। आपने अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना है कि अगर आप लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, आप उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि आप पहले लेस कर चुके हैं। लॉस को एक्सपेंसेस के तौर पर लेस कर चुके हैं, अब आप उसको ऐड कर लेंगे। और अगर आपके से ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट गेन हुआ तो आप पहले उसको ऐड कर चुके हो, अब उसको लेस कर दोगे। कहां, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की एडजस्टमेंट्स के अंदर, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स के अंदर। ऑलराइट, अब हमारे पास आ जाते हैं बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, आपने अपने पास फर्स्ट लेक्चर में पहले फॉर्मेट देख लिया। जब फॉर्मेट देख लिया ना, अब आपको ये चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि आपको अब जैसी मैंने बात की ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, आपके माइंड में चल पड़ा कि भाई हम लोगों ने फिक्स एसेट की सेल एंड परचेज की थी, हमारी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल एंड परचेज भी उसी में थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट थी। मजीद क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, तो ये देखें, कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन, मतलब कैश इक्विवेलेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट जाएंगी, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म नेचर की होंगी। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म नेचर की है जो 3 मंथ से ज्यादा की हैं, तो वो कहां चली जाएंगी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाए। अब देखिए बातें क्लियर होती जा रही हैं कि इन्वेस्टमेंट है, कौन सी इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी और कौन सी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी। और इन्वेस्टमेंट की सेल एंड परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनेगी। ऑलराइट, देखिए अब क्या, इसमें कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कैश पेमेंट टू एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये बात क्लियर, ये आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। फिर इन्हीं की सेल भी आप लिख सकते हो। इसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एंड लॉन्ग। तो ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली एक जैसे ही हैं, एक में कैश का इनफ्लो है, दूसरे में कैश का आउटफ्लो है। फिर हमारे पास बात आ जाती है कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी, कैश पेमेंट्स टू एक्वायर
इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, भाई अपनी कंपनी की इक्विटी नहीं, अपनी कंपनी की इक्विटी वो तो फिर फाइनेंसिंग में जाती। आप किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं तो उसकी तो इक्विटी का पार्ट हो गए, उसकी तो शेयर होल्डिंग आपको मिल गई। तो इस वजह से कहता है अगर आप एक्वायर करते हैं इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एक किस्म की उनके पास इन्वेस्टमेंट, आप उनको लोन दे रहे हैं और उस लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है उनसे, तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या आपने उनको लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, आपने उनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई है। अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स और दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, भाई अगर आपने किसी ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसको पैसे दिए हैं, क्या आपने उसे किसी किस्म की सेल या परचेज करनी है, वो नहीं शामिल करना। कोई कैश इक्विवेलेंट्स वगैरह है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट, तो बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी, वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी। आपने किसी किस्म का कोई ट्रेजरी बिल्स ले लिए, आपने प्राइस बॉन्ड्स ले लिए, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, कैश इक्विवेलेंट। तो हमने वो तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। जब एक चीज को आप एक जगह पे रख चुके हो तो उसको किसी दूसरे हेड में ना लेकर आ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं फिर आपने कैश रिसीव किया, अगर आप इस इक्विटी को सेल कर देते हो, देखिए पहले आपसे परचेज करवाते हैं कि परचेज करके आपने यहाँ पे रख देना है, फिर ये नहीं कि परचेज ही करके अपने पास, कहते हैं अगर आप इसको सेल करते हो तो पैसे नहीं आना है, तो वो पैसे का आना, कैश रिसीव, वो भी आप लोगों ने यहीं पे लिखना है। और डेट इंस्ट्रूमेंट अदर देन एंटिटीज अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स और दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। आई होप कि ये पॉइंट्स यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कहता है कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू other parties and cash received from the repayments of advances and loans made to other parties। अब यहां पर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई अगर आप किसी दूसरी कंपनी को लोन देते हो और वो लोन आप वापसी ले लेते हो तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, लेकिन अगर आप किसी और से अपनी कंपनी के लिए लोन लेते हो और उस लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट करते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बात क्लियर? भाई आपने ये देखना है कि आप लोन दे रहे हो तो ये लोन देना भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट ही होता है कि आपको उसके ऊपर कोई ना कोई रिटर्न मिलना है, आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे। और अगर जब लोन दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखा तो बेटा उसका आउटफ्लो अगर इन्वेस्टिंग में है तो उसका इनफ्लो भी इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। आप अपनी कंपनी के लिए किसी से लोन ले रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को फाइनेंस नहीं करवा रहे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। राइट, अब देखें हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन साइज and composition of contributed equity and borrowings of the entity। अच्छा यहाँ पे देखें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लोग बैलेंस शीट बना रहे होते हैं ना तो आप लोग क्या लिखते रहते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये आपके पास बन जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, कैपिटल में तो आपको पता है ना कि भाई आपका शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, ये कैपिटल का पार्ट है आपके पास। लेकिन लायबिलिटीज के अंदर हम लोग क्या कहते रहते हैं, लायबिलिटीज की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, प्लस इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। आपको मेरी बात समझ आ गई? ओके, तो बेटा जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती रहती है ना वो सिर्फ इसकी नहीं है, ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज है ये भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि भाई जो कैपिटल है वो हमारा अपना पैसा है, हमने खुद को इंटरेस्ट नहीं देना, हमने खुद को डिविडेंड देना है। भाई मैंने ये भी सारे का सारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जो मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं, क्या मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिए हुए हैं?
या बिजनेस के लिए? तो बिजनेस के लिए है तो क्या बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया होगा? तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बिजनेस की, वो हमारे पास कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होती है। वो लोन भी सारे का सारा बिजनेस को ही चार्ज किया हुआ होता है हम लोगों ने। इसीलिए उसने कहा कंट्रीब्यूटेड इक्विटी एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटिटी, कि जो इक्विटी आपने कंट्रीब्यूट की हुई शेयर होल्डिंग की सिचुएशन में, और बोरोइंग्स ऑफ द एंटिटी मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, वो सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब हर वो एलिमेंट जो आपकी इन कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज को हिट करे, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग किसी दूसरी एंटिटी को लोन देते थे, क्या आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है? क्या आपके कैपिटल को हिट करती है? तो इसीलिए वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बनती थी, वो इन्वेस्टिंग थी, कि वो आपके बैंक बैलेंस को कम कर देती थी, और वहां से अगर लॉन्ग टर्म नेचर में है तो नॉन करंट एसेट्स को इंक्रीज करती थी, ना तो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनती थी, ना ही कैपिटल, राइट। तो हर वो एक्टिविटी जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज को हिट करे, चाहे इंक्रीज करे, चाहे मतलब मेरा लोन एक्वायर करना और लोन को रीपे करना, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल इश्यू करना, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन वापसी कर देना, ये सब कुछ मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और इसके साथ साथ अगर मैं किसी किस्म के कोई न्यू शेयर्स इश्यू करता हूं, वो भी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होंगे। ऑलराइट, अब यहां पर इसके एग्जांपल्स को देखें। कहते हैं कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, एनी इशू। अब यहां पर भाई शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों शामिल हैं। यहां पर आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि शेयर कैपिटल कितना और शेयर प्रीमियम कितना। यहां पर आपने टोटल देखना है, चाहे वो शेयर डिस्काउंट वैल्यू पे हो, चाहे वो शेयर प्रीमियम पर हो, हम इस बात से कोई गर्ज नहीं। हमने क्या देखना है बेसिकली कि मैंने अगर 100 शेयर्स इश्यू किए तो उसके अगेंस्ट मैंने अमाउंट रिसीव कितनी की, जितनी अमाउंट रिसीव की वो यहां पर आ जाएगी। ऑलराइट, हाँ डिस्काउंट पे है, प्रीमियम पे है, अपनी फेस वैल्यू पे है, इसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। कहते हैं कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड, मॉर्गेज, other short term or long term borrowings and cash repayments of amounts borrowed, ये सारे के सारे हमारे पास, अगर आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपके पास कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। अगर आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी। ऑलराइट, तो बच्चे को यही लग रहा होता है जैसे इन्वेस्टमेंट्स अगर कैश इक्विवेलेंट हैं तो बोरोइंग भी कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। बेसिकली वो भी शॉर्ट टर्म ही हमारे पास होता है बोरोइंग्स, लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। A single transaction may include cash flows that are classified differently. For example, when the cash repayment of a loan includes both interest and capital, मतलब principal amount, कहता है कि भाई अब एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन डिफरेंट क्लासिफिकेशन में आ सकती है। जैसे कि अगर हम लोग लोन को रीपे करें तो लोन के प्रिंसिपल की रीपेमेंट नॉन करंट लायबिलिटीज को जाके रिड्यूस करेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो हम लोगों ने पे किया होगा वो हमारे प्रॉफिट्स को जाके कम करेगा, वो हमारे एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। तो अब आपने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, इंटरेस्ट एलिमेंट में बी क्लासिफाइड एज, तो इंटरेस्ट जो आपका एक्सपेंस था वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाना है। इंटरेस्ट पेड वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखना है।
लेकिन जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे की वो आप लोगों ने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाना है। आई होप कि ये बात क्लियर सब बच्चों को। एनी इशू? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्सेशन की अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। देखिए भाई, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है। पेड कि अगर मैंने किसी किस्म का कोई लोन लिया हुआ है, रिसीव्ड अगर मैंने लोन दिया हुआ है अदर एंटिटीज को। इसी तरह से डिविडेंड पेड भी हो सकता है एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी हो सकता है। पेड मैंने अपने शेयर कैपिटल्स को और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, लेकिन जिस दूसरी एंटिटी के लिए मैंने उनके शेयर होल्डिंग ली हुई है तो वहां पर मैं डिविडेंड रिसीव करूंगा। टैक्स बेसिकली पेड होता है कि हम लोगों ने पे ही करना होता है। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमने पहले एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है, अब वो हमें रिफंड हो गया है। तो मतलब इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों के पॉसिबल होते हैं। अब देखना ये है कि हम लोगों ने इसको कहाँ पे ट्रीट करना है। तो उसने आपको ना दो किस्म की अप्रोचेस बताए, दो किस्म की क्लासिफिकेशन। कहते हैं भाई सजेस्टेड ये है कि आपने ऐसा ही करना है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव मेथड आपके पास ये है। सजेस्टेड आपके पास क्या है कि अगर इंटरेस्ट की किसी किस्म की कोई बात आ जाती है कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस बोरोइंग कॉस्ट। तो भाई इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज कर दिया इन अकॉर्डेंस विद आईएएस 23 बोरोइंग कॉस्ट, वो तो आप लोग साइड पे कर दो। उसके अलावा जो आप लोग रेवेन्यू नेचर के अंदर लेकर आए थे उसको आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमने लोन लिया था, तो उस लोन के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस है तो ऑपरेशंस को ही ट्रीट करो। ऑल राइट, ऑल राइट। ये इसकी सजेस्टेड हमारे पास अप्रोच थी। अब कहते हैं बिकॉज इट इज डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग, हम लोग इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंसेस का ताल्लुक या प्रॉफिट का ताल्लुक हमारे ऑपरेशन से है, तो हम लोग इसको जाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट तो ऑपरेशन में ही रखना, राइट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आप लोग पे कर रहे हो किस अमाउंट के ऊपर कर रहे हो? लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर। लॉन्ग टर्म लोन को कहां पे रखा था? तो कहते हैं उसके ऊपर आने वाला एक्सपेंस भी वहीं पे ट्रीट करो। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव वे, क्या आप चाहें तो इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना लें या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना लें, बिकॉज दे आर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव है और प्रेफरेंस ऑपरेशंस को देनी है। ये बात क्लियर हो गई। फिर आता है इंटरेस्ट का रिसीव करना। इंटरेस्ट का रिसीव करना, भाई इंटरेस्ट रिसीव हम लोग कौन सी अमाउंट के ऊपर करते हैं? अगर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, कैश पेमेंट टू अदर एंटिटीज, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो जब कैश हमने उनको दिया था लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर, कहां पे ट्रीट किया था हमने उसको? इन्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर आने वाला रिटर्न भी उसी एक्टिविटी में जाए, इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड आप लोगों ने इन्वेस्टिंग में लेकर जाना है, इंटरेस्ट पेड ऑपरेशंस में लेके जाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन ऑल्टरनेटिव वे क्या है कि आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाता है इनकम के तौर पर, तो कहता है इस वजह से आप इसे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट भी बना सकते हैं। मतलब कुछ भी कर लो गलत नहीं है, लेकिन आपने फॉलो करना है क्वेश्चंस को कि उसने आपसे क्या कहा कि कहां पे जाके ट्रीट करें। फिर हमारे पास आ जाता है डिविडेंड रिसीव्ड। अगर डिविडेंड रिसीव्ड हमारे पास आ जाए तो डिविडेंड देखें कौन सी अमाउंट पर होंगे जो हम रिसीव कर रहे हैं, कौन सी अमाउंट पर होंगे?
जो अदर एंटिटीज की इक्विटी के पार्ट को हमने परचेज किया था, अदर एंटिटीज की शेयर होल्डिंग हमने ली थी, उस पर डिविडेंड रिसीव करेंगे। जब इक्विटी की शेयर होल्डिंग ली थी तो कहां पे रखा था उसको, तो उसके आने वाला डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग को चार्ज करो, लेकिन आपकी अदर इनकम है, आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज की है, तो इस वजह से आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी इसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं, राइट। डिविडेंड पे करते हो, कौन सी अमाउंट के ऊपर डिविडेंड पे करते हो, जो आप लोगों ने शेयर इश्यू किए थे। जब शेयर इश्यू किए तो कहां पे रखा था, तो उसके ऊपर जो रिटर्न पे करने आपने वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन बेसिकली आपका तो एक किस्म का ये एक्सपेंस ही है ना, डिविडेंड का पे करना, इस वजह से आप इसको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन डिविडेंड पेड कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ये एक्सपेंस डिविडेंड पेड कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट की वैल्यू के ऊपर दिया जाता है, प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड दूंगा, और कौन सी अमाउंट पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर, और ये हमेशा रिटेन अर्निंग में से डिडक्ट होते रहते हैं। डिविडेंड पेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कहीं नहीं नजर आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड नजर आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड नजर आ जाएंगे, लेकिन डिविडेंड पेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं होता। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट बनता है, ऑल राइट। और देखें, operating in order to assist users to determine the ability of entity to pay dividends out cash generated from, तो आप देखो ये डिविडेंड, अगर मुझे लॉस आ गया, क्या मैं डिविडेंड पे करूंगा? नहीं पे करूंगा। कब पे करूंगा? जब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का ताल्लुक किस चीज से है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लोज में जनरेट करूंगा तो जाके डिविडेंड दूंगा ना, तो इस वजह से कहते हैं आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट भी बना सकते हैं, ऑल राइट। आप चाहें तो इन तीनों को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना दें, कोई मसला नहीं। मतलब इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, टैक्स पेड एंड रिफंड, आप लोग जाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग से क्लासिफाई करना हो तो उसने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे स्टैटिक में देखें, कहता है बेस्ड ऑन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स अकम्पनाइंग IAS 7। अच्छा, नेक्स्ट कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम टैक्सेस ऑन इनकम shall be separately disclosed and shall be classified as cash flows from operating activity unless they can be specifically identified with financing and, और ये बहुत कम होता है। well, कैश फ्लोज, अगर अब देखें उसने इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं लिखा, कैश फ्लोज मतलब टैक्स पे और टैक्स रिफंड, कहते हैं हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर वो स्पेसिफिक कर दे तो उसको फॉलो कर देना, अदरवाइज टैक्सेस हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। अब देखें, टैक्सेस के लिए तो कंफर्म हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। बात करें अगर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अगर पे करता हूं तो सजेस्टेड अप्रोच कौन सी है? इंटरेस्ट का पे करना, ऑपरेटिंग, लेकिन इंटरेस्ट का रिसीव करना, इन्वेस्टिंग, ओके। इसी तरह से डिविडेंड का पे करना, डिविडेंड का पे करना फाइनेंसिंग, डिविडेंड का रिसीव करना इन्वेस्टिंग, ऑल राइट। तो डिविडेंड के लिए उसने इवन के ऑपरेशंस के लिए कोई सजेस्ट नहीं किया। हाँ, ऑल्टरनेटिव में उसने कह दिया कि चाहो तो तुम ऑपरेशंस का पार्ट भी बना सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखें, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं और उनको किस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और उनको ट्रीट कैसे करना है। कहते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स
shall be excluded from a statement of cash flows. Investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalent shall be excluded from a statement of cash flows. अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, बोनस इशू ऑफ शेयर एंड रीवैल्यूएशन एंड और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट। और आपने उसको इक्विटी का पार्ट बना दिया, मतलब लोन था, नॉन करंट लायबिलिटी थी, आपने लोन को रीपे नहीं किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में नहीं पे किया, आपने अपने शेयर इशू कर दिए हैं। अब देखिए क्या इसमें किसी किस्म का कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शामिल हुआ? तो आपसे वो यही बात कर रहा है कि ऐसी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप यूज ना करें, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप क्या करें? कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर। ऑलराइट, अब देखें कैश इसमें शामिल हुआ ही नहीं है, कैश की कोई ट्रांजैक्शन हुई? हाँ, अगर मैं लोन पे करता इन द फॉर्म ऑफ कैश और न्यू शेयर इशू करता और कैश लेता, तब ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन जाकर रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन यहां पर अगर अब आप लोग देखें तो मेरे पास लोन था, मैंने उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? लोन अमाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। कहीं पे कैश आया ना, कैश का इनफ्लो हुआ ना कैश का आउटफ्लो हुआ, तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाए? यही बात लिखी हुई थी, क्या हमने इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर नहीं जाना। फिर क्या कहता है? कहते हैं बोनस इशू ऑफ शेयर्स। आपको याद है कि बोनस इशू के अंदर भी किसी किस्म का कैश इन्वॉल्व नहीं होता था। जर्नल एंट्री क्या बनते थे? बोनस इशू क्यों इशू किए जाते थे? डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड बोनस इशू। ऐसे ही था ना? तो भाई अगर मैं डिविडेंड पे करता तो मैं करता डिविडेंड टू कैश, एम आई राइट? लेकिन अब क्या किया? डिविडेंड टू शेयर कैपिटल। क्या कैश इन्वॉल्व हुआ? नहीं, तो फिर नहीं लेकर आओ इसको। जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है हमारे पास। इसी तरह एंड रीवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट। वही रीवैल्यूएशन होती है। वैसे अगर एसेट्स को इंक्रीज करें, परचेज करें, तो हम लोग कहते हैं एसेट टू कैश, ऐसे ही है ना? लेकिन जब रीवैल्यूएशन होती है तो क्या? एसेट टू रीवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज हो गया आपका नॉन करंट एसेट, लेकिन क्या ड्यू टू कैश हुआ? नहीं, ड्यू टू रीवैल्यूएशन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनती। इसी तरह से अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, हम लोग क्या इसकी वजह से एसेट कम हो रहा होता है। एक तो कम होता है ना ड्यू टू डिस्पोजल। जब डिस्पोजल होता है तो कैश आता है, वो कैश ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड करो। लेकिन जब आप करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एसेट या इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस टू एसेट, तो क्या एसेट में डिक्रीज आया है, लेकिन क्या कोई कैश इन्वॉल्व हुआ? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। गॉट इट? तो ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और इन ट्रांजैक्शंस को आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर देना है। एनी इशू? अब आपको ये दो लाइनें समझ आ चुकी होंगी कि बेसिकली इनमें लिखा हुआ क्या था। इससे पहले शायद आपको ये समझना है। Such transactions shall be disclosed elsewhere in the financial statements in a way that provides all the relevant information about this investing and कहते हैं अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ये ट्रांजैक्शन आएगी नहीं, लेकिन आप इन ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज जरूर कर देना कि हम लोगों ने बोनस शेयर इशू किया, हम लोगों ने अपने एसेट की रिवैल्यूएशन कर दी, हम लोगों ने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया।
ऑलराइट, अब एग्जांपल आ गई हमारे पास। क्या कहते हैं इस एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट्स देखें। कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और अदरवाइज। अब देखें कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होंगी जो ना ऑपरेटिंग है, ना फाइनेंसिंग है, ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो लाजिम बात है वो नॉन कैश एक्टिविटीज हैं। तो भाई अगर नॉन कैश एक्टिविटीज हैं तो इन तीनों में से कहीं नहीं जाती, तो आपने नॉन कैश एक्टिविटीज को अलग से बताना है। फिर आपके पास एक और आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो पार्ट बनती है, तो वो भी इन तीनों में से तो कहीं नहीं जा रही होती, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाती है। तो आपने जस्ट इनको आइडेंटिफाई करना है। एक नजर देख के सिर्फ ये सोच लो कि कौन से क्लासिफिकेशन या हेड में जाएगी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कौन सी एक्टिविटीज हैं? ऑपरेट। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। इसी तरह कैश सेल्स हुई तो भाई ऑपरेटिंग है, कस्टमर में ही ये शामिल हो जाती है। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई, सजेस्टेड अप्रोच फाइनेंसिंग। लेकिन ऑल्टरनेटिव वे ऑपरेटिंग में भी जा सकता है। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज ऑपरेट, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग, और इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग में, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ट्रेडिंग एंटिटी ऑन सम इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग। टैक्सेस पेड, क्या कहा गया था कि टैक्सेस आप लोगों ने हमेशा सजेस्टेड अप्रोच ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ प्लांट एंड सॉफ्टवेयर, परचेज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शाबाश। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है एडवांस पेड टू सप्लायर। जी ये अमाउंट क्या आएगी हमारे पास? एडवांस इज पेड टू सप्लायर। डेप्रिसिएशन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बोनस इशू ऑफ शेयर, नॉन कैश, शाबाश। अब ये बात याद रखना, कहीं इक्विटी का पार्ट समझ के फाइनेंसिंग में ना लिख देना। बोनस इशू नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, फिर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ प्लांट, नॉन कैश। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और आप लोगों ने ये तमाम अच्छे तरीके से रीड करके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।